विवाह के साथ रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। लगातार कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती है और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका हर प्रकार की परेशानियां सोल्व हो जाएगी और सरकार को भी आसानी से सोल्व करने का मौका मिलेगा। इसके लेकर के आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो विभिन्न जिलों से उपस्थित हुए और उपस्थित होकर इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए और जाना कि आखिर क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और जो कार्यशाला का जो आयोजन करता है उनसे हमने जुड़ के बात भी किया और जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार क्या परेशानियां होती हैं, जी क्या फ़ायदे हैं रजिस्ट्रेशन कराने से। सुनिए क्या कहा इन्होंने। विवाह रजिस्ट्रेशन ये कानूनी पहलू है। झारखंड सरकार का एक कानून है, झारखंड कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2017। उसके तहत एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो विवाह का रजिस्ट्रेशन होता है वो विवाह पंजीयन है। क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है दोनों? विवाह रजिस्ट्रेशन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि विवाह रजिस्ट्रेशन काफ़ी कम होता है यहाँ पे झारखंड के अंदर में। लेकिन अगर विवाह रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाता है तो उसका फ़ायदा उसको जीवन भर मिलता है। मतलब एक महिला या एक लड़की को उससे मतलब उसका रहने खाने का, उसका बच्चे का पालन पोषण का, उसका संपत्ति में अधिकार, उसका बाकी सारे चीज़ मैंने फ़ायदे उसको मिलते हैं। अच्छा, हम लोग के यहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं, क्या सबके लिए ये ज़रूरी है और सबको ये लाभ मिलेगा? सरकार से भी आपने बात की होगी, सरकार क्या कुछ? जी हाँ, ये सभी के लिए ये कानून है। कानून के लिए विवाह का कानून तो कई है, मतलब अलग अलग भी, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो सब अलग, वो सब भी है। लेकिन ये जो कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो सबके लिए है। तो अगर जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो आप तक कैसे पहुँचेंगे? और बहुत ऐसे लोग देखे जाते हैं कि एक बार विवाह किए, उनसे डाइवर्ट हो गया या तो फिर अपने आप को छोड़ दिए। तो ये दो सवाल हैं, पहले आपसे संपर्क कैसे करेंगे और जो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं उसके लिए क्या प्रावधान? विवाह का पंजीयन कराने के लिए हमसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सरकारी स्ट्रक्चर है, सरकारी कानून है। तो सरकार के रजिस्ट्रार हैं और उनके जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है और वहाँ पे कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। और हम लोग सिर्फ लोगों को जागरूक करते हैं कि ये कानून सरकार का है और इसका फ़ायदा आप उठाइए, गांव तक हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। आप बोले कि हम नहीं करते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? अभी जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है कानून के अंदर में। तो चूँकि पंचायत में या ब्लॉक में या जिला में किसी भी जगह वहाँ से मतलब रजिस्ट्रेशन होता है और जो डॉक्यूमेंट उसमें कुछ ज़रूरत पड़ता है वो डॉक्यूमेंट के साथ उसमें अप्लाई करने से वो रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो पंचायत में अधिकारी कौन होंगे या जनप्रतिनिधि कौन होंगे, जिनके हस्ताक्षर चाहिए, जिनके सामने होना चाहिए, ये सब भी थोड़ा सा बता दें। नहीं, ये पंचायत में अधिकारी जैसे पंचायत सचिव हैं वो अधिकारी होते हैं, मतलब पंचायत के अंदर में। लेकिन वो रजिस्ट्रार के यहाँ ही सिग्नेचर उन्हीं का होता है अभी तक, जो हम लोगों को जानकारी है उस हिसाब से। और उसके बाद वो अप्रूवल हो जाने से वो रजिस्टर कंप्लीट होता है। देखिए, बाल विवाह का जो हम लोग का कानून है हमारे देश के अंदर में, उसमें लड़कियों का 18 साल का उम्र है और लड़कों का 21 साल। उससे कम में अगर विवाह होता है तो बाल विवाह उसको माना जाता है। तो उसको, चूँकि ये कानून अगर हम रजिस्ट्रेशन जैसे बोल रहे हैं कि अगर हम लोग पंजीयन को प्रमोट करते हैं तो जब तक उम्र पूरा नहीं होगा, 18 और 21 पूरा नहीं होगा, तब तक पंजीयन होगा ही नहीं।
तो अगर पंजीयन अगर को हम लोग बढ़ावा देंगे तो बाल विवाह ऑटोमेटिक रूप से कम होगा। तो इसलिए हम लोग दोनों को साथ में लेके बात कर रहे हैं कि पंजीयन में लोग अगर आगे आने लगेंगे तो ऑटोमेटिक बाल विवाह पे अंकुश लगेगा। जो लोग पहले विवाह कर चुके हैं क्या वो भी इस दायरे में आ सकते हैं, उनका भी बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसका भी एक लिमिट होगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि कानून बनने से पहले का भी शायद ना हो, लेकिन उसके बाद का इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, लोगों को बता दीजिए कि कब कानून बना और उसके बाद जिनका हुआ है विवाह वो इस दायरे में आ सकते हैं। आप बता दीजिए कि कब से सरकार... ये कानून तो 2017 में बना, लेकिन फरवरी 2018 में लागू हुआ है। तो उसके बाद से अभी तक का मतलब जो लोग का विवाह हुआ है वो पंजीयन करा सकते हैं। हम लोगों ने बाल विवाह पे हम लोग पहले से काम कर रहे थे, लेकिन जो पंजीयन और मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात है वो हम लोग इस साल अभी शुरू कर रहे हैं। कि हम लोगों को लगा कि बहुत सारी चीज़ें जागरूकता हम लोग चलाते हैं गांव में कि बाल विवाह करना ठीक नहीं है, बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, जल्दी बच्चे होते हैं फिर स्वास्थ्य खराब होता है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन पंजीयन एक आया लोगों से चर्चा में कि नहीं, अगर हम लोग पंजीयन को भी बढ़ावा देंगे तो इससे भी बाल विवाह कम होगा। तो ये सोच करके हम लोग इस साल अभी शुरू किए हैं इसको। सरकार से क्या आप सहयोग चाह रहे हैं? जो आप अच्छे तरह से लोगों के बीच चाह चुके और सरकार के जो अधिकारी हैं उससे भी आपका क्या जुड़ाव होगा? सरकार से हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि जो विवाह को थोड़ा सरल बनाया जाए, जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है उसको काफ़ी सरल बनाया जाए और पंचायत स्तर पर विवाह करने की सुविधा मिले ताकि गांव के लोग आसानी से उसको हासिल कर सकें। तो ये हमारा सरकार से उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन है। क्या इसमें खर्च आएगा रजिस्ट्रेशन में? रजिस्ट्रेशन में कोई बड़ा खर्च नहीं आता है। मतलब अभी तक जो हम लोग को आइडिया है तो कुछ लगता है होगा, मतलब फी रजिस्ट्रेशन फी कुछ होगा जो शायद अभी हम जानकारी लेना पड़ेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुसैन इमाम फातमी है और मैं इस्पात संस्था का सेक्रेटरी हूँ। विवाह लेकर के आप लोग एक पंजीयन कराने को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। जी, आप भी एक युवा है, क्या ज़रूरी है? सर देखिए, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम रिमोट एरियाज़ में देखते हैं जो गांव क्षेत्र में है जहाँ पे कुछ लोगों का वो जानकारी नहीं है, अभाव नहीं है और केसेस देखते हैं बहुत सारे युवाओं का, खास करके किशोरियों का जो बाल विवाह की शिकायत होती है। बाल विवाह तो हो जाता है लेकिन उसके बाद उनके साथ बहुत सारी समस्या होती है, चाहे वो घरेलू हिंसा की होती है, पति के द्वारा मारपीट का होता है, पति के द्वारा छोड़ देने का होता है, साथ ही साथ जबरन शादी का होता है, धोखाधड़ी से शादी का होता है। और इन सब पर एक कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं निकल के आता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो इसी को लेकर जब झारखंड में कानून बना था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड 2017, तो इसके अंतर्गत जितने भी जो शादी हो रही है उसको पंजीकरण कराना अनिवार्य कहा गया है। अनिवार्य कहा गया है, इससे ये होता है, फ़ायदा ये है कि जो अभी जो हमने जो इश्यूज़ की बात की आपके साथ में, तो उसके साथ उन्हें उनका समाधान को भी मिलता है कि क्या हो सकता है, उनके राइट्स की बात करता है। जैसे पति की डेथ हो जाती है तो उसके ससुराल में उसका हक नहीं मिलता है, तो इस पंजीकरण के तहत अगर शादी होती है तो कानूनन उसको मदद मिलेगा। दूसरी बात है कि जो शादीशुदा आदमी है वो बाहर कहीं चला जाता है काम करने के, दिल्ली बॉम्बे, क्योंकि झारखंड में तो हमारा दूसरा है, अधिकतर लोग निकल जाते उधर पे जाते तो उधर पे भी शादी कर लेते हैं।
और फिर इधर पे भी तो समस्या यहाँ होती है। तो रजिस्ट्रेशन में एक रिकॉर्ड रहेगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, पोर्टल रहेगा, ये तो सारा डिटेक्ट हो जाएगा कि ये पहले से शादीशुदा है। दूसरी बात है कि प्रार्थना जो होता है उसके लिए वो रुकेगा और इसको आगे आना चाहिए, क्योंकि हर आज के डाटा जो है वो मैटर करता है। तो एक आंकड़ा हमारे पास आएगा हमारे राज्य में कि कितने मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब इस अंतर्गत में हम आएंगे तो हम एक लीगल एज को फॉलो करेंगे कि 18 साल लड़के और 21 साल लड़कों का, और इस एज के साथ में आएंगे तो विवाह को मान्य होगा, और नहीं तो विवाह नहीं माना जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं वो बाल विवाह जो हमारे समाज में एक कुप्रथा बना हुआ है वो रुकेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए जिससे विवाह हुआ, जिससे रजिस्ट्रेशन हुआ, उससे फ्रैक्शन हो गया या भाग के दूसरे से शादी कर दी, तो ऐसे में तो फिर महिला को तो बल मिल जाएगा कि हमको खर्चा दो, हम सब, तो इस पर क्या मतलब होगा? देखिए इस पे भी है कि पहले तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि अधिकतर ये जो रजिस्ट्रेशन जो है वो महिला के हक को ही लेके जाना, तभी इस पर बात कही गई है। और अभी हम इस पर कुछ ये क्लियर हम नहीं कर सकते कि जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड में वो बहुत कम है। अभी एक सही आंकड़ा भी नहीं है कि कितना रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन यकीनन जब इसमें जब कानून के अंदर में आएंगे तो जो कानून का जो फैसला होगा वो तो मान्य होगा, बराबर होगा, चाहे वो स्त्री के लिए हो चाहे वो पुरुष के लिए है, वो बराबर होगा। तो ये कानून का ये फायदा होगा कि बराबरी की लड़ाई इसमें हम लड़ सकेंगे। ये ऐसा एक मतलब मामला सामने आता है कि जैसे ब्लैकमेलिंग, कि महिला किसी के संपर्क में, महिला पुरुष दोनों ही, वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम शादी करते हैं, कहाँ की है तो फलना मंदिर में की है, ये है वो है, किसी तरह से वो प्रूफ जुगाड़ करके, और ये चीज़ होने के बाद क्या उस पर रुकाव होगा? और उससे जी बिल्कुल रुकाव होगा। ये सब जब रजिस्ट्रेशन होगा ना, तो जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो वो एक ऑनलाइन आपका एक अप्रूवल हो गया है जो हर जगह मान्य है। अगर वो दूसरा शादी करता है और वो भी ये कर लेता है, तो जो वाइफ है ना, जो स्त्री है जिससे वो शादी किया है, तो वो सर्टिफिकेट को, मैरिज सर्टिफिकेट को देख के वो कोर्ट में जाके वो अपना हक ले सकती है। तो ये फ़ायदा है इसमें, ये चीज़ों को इसमें रखा गया है कि जो, और उसे जो बच्चा है, बच्चे के भविष्य को भी लेके उसको सुरक्षित किया जाएगा, जो मैरिटल राइट्स है उसको दिया जाएगा, जो विधवा जो महिलाएं हो जाती हैं उनको लॉस के ससुराल में उनको जब नहीं मिलता है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, या उनके प्रॉपर्टी पे उनका हक नहीं मिलता है, तो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगेगा और उनको उन तमाम हक जो उनके वो हकदार हैं वो मिलेगा। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा अंसारी है और हम इस पास संस्था में ऐसा कोऑर्डिनेटर करते हैं। विवाह रजिस्ट्रेशन आज के डेट में जरूरी क्यों पड़ा जो है, पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रजनी मुर्मू है और मैं मधुपुर से आई हूँ। रजिस्ट्रेशन की जो बात आती है, विवाह रजिस्ट्रेशन आज के डेट में क्यों जरूरी पड़ा? देखिए, अगर हम लोग विवाह का जो इतिहास देखें, पहले तो लोग विवाह ही नहीं करते, विवाह की जब प्रथा, तो हम लोग जानते हैं कि बहु विवाह की प्रथा हमारे पूरे, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे झारखंड में, पूरे विश्व में बहु विवाह की प्रथा थी। तो ढेर सारी पत्नियों को या औरतों को एक साथ रखने की जो एक तानाशाही रवैया था पुरुषों का या हमारे पितृसत्ता का, तो वो औरतों के लिए सही नहीं था, शोषण ही होता था महिलाओं को। तो शोषण से बचने के लिए देखिए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ कि आप एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके बावजूद लोग धोखा दे करके मतलब शादी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गांव में एक से विवाह कर लिए, फिर शहर में अगर वो आदमी काम कर रहा है तो वहाँ जाकर के दूसरा विवाह कर लिया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं। या फिर विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, फिर उनको छोड़ दिया, फिर अगले किसी और के साथ शादी कर लेते हैं। तो महिलाओं का जो राइट है, उनका जो अधिकार है, उनका जो बेसिक राइट, वो कहीं ना कहीं उसका हनन होता है, और साथ में बच्चों का भी। तो इस हनन से, इस वायलेंस से बचने के लिए जो विवाह का जो अनिवार्यता कानून जो अभी बना हुआ है 2017 में, उस चीज़ को लागू कराना। देखिए 2017 में बना और अभी तक हमारे यहाँ सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है, उस तरह से उनको कोई फोर्स नहीं डाला गया। तो उस सेंस में आज का जो कार्यक्रम रहा, कल जैसे आगे बात आई, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को इस बारे में इस दबाव बनाए रखें। आपने बहुत अच्छी बात कही। सरकार
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने नज़रअंदाज करके रखा हुआ है। आज देखिए वही कि 2017 में ये कानून बना, हालांकि ये जेएमएम की जो सरकार है 19 में आई है, हो सकता है उनका ध्यान इस ओर नहीं गया हो। तो अगर ध्यान दिलाया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इस पर काम करेगी, एक्शन में लेगा। आप स्पार्क संस्था के द्वारा कर रहे हैं, जी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या सहयोग मांगते हैं? देखिए, जैसे एनजीओ वगैरह काम करते हैं या व्यक्तिगत स्तर पर लोग जागरूकता फैलाते हैं कि आप शादी कीजिए, शादी का रजिस्ट्रेशन का महत्व लोग समझाना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर आप कितना ही समझा सकते हैं लोगों को। सरकार चाहेगी ना तो एक झटके में मतलब लोगों को शादी के लिए तैयार कर सकती है। देखिए अभी जैसे मैया योजना सरकार दे रही, तो सारे लोग राशन कार्ड अपना देख रहे हैं कि कहाँ है राशन कार्ड, आधार से लिंक करा रहा है राशन कार्ड, तो उनको चूँकि उसमें पैसा मिल रहा है तो इसलिए खुद से जाकर करवा रहे हैं, और गांव-गांव पंचायत कैंप लग कर के ये हो रहा है। तो ये भी अगर कैंपिंग किया जाए, कैंप लगाया जाए इसका भी, शादी का भी, और उसको आसान किया जाए, जैसे 1 महीने का जो गैप लिया जाता है, आपको 2-3 बार आपको आना पड़ता है निबंधन कार्यालय, उस चीज़ को ख़त्म करके पंचायत स्तर पर या घर-घर जा करके ये सब करें तो ये सब। अच्छा, इसका शुरुआत कैसे करेंगे? जो लोग मान लीजिए चीज़ बढ़िया है, भविष्य में महिला हो या पुरुष दोनों ही लाभान्वित होंगे, इस शुरुआत कैसे करेंगे? मान लीजिए शादी कर लिया, उसके बाद कौन सा अधिकारी पास जाएंगे जहाँ से शुरुआत होगा और रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या इसका खर्च आएगा? नहीं, जैसे आज हम लोग जिस तरह से बात किए, जैसे दूसरी चीज़ों में, दूसरे कागजात बनाने में कोई खर्च नहीं आता है, जाति आवासीय बनाने में कोई खर्च नहीं होता है। उसमें रूल किया गया कि 15 दिन के अंदर आपको जाति आवासीय बनवाना है लोगों का, सरकार ने खुद ये निर्देश दिया हुआ है। आधार कार्ड आपका 1 हफ्ता में, अगर आप आज ऑनलाइन करते हैं तो 1 सप्ताह के बाद आपका आधार कार्ड आपके घर में आ जाएगा। तो उस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट भी वही, अगर कैंप लगा करके सबका ऑनलाइन आवेदन लिया जाए और फिर 1 सप्ताह के अंदर उनको उनके घर पे उनका मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जाए, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। खर्च की भी बातें आएंगी। खर्च तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार को उठानी अच्छा, चाहिए। आम जनता, गांव की जो आम बोली वाली जनता, वो तो नहीं उठा पाएगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जाति प्लस सर्टिफिकेट, तो बहुत लोग जो है लव मैरिज करते हैं, एक दूसरे का अलग अलग कास्ट को, वहाँ थोड़ी दिक्कत नहीं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आएंगे ना, तो उनका हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए अलग अलग कास्ट है, क्या कि अभी तो हम लोग यहाँ जाति प्रथा चल रहा है, अलग अलग कास्ट हैं, कोई दूसरे कास्ट, कोई लोअर और हायर कास्ट है। अगर हायर कास्ट वाले लोअर कास्ट से कर रहे हैं, लड़का अगर लोअर कास्ट से है, लड़की हायर कास्ट है, तो इसका कौन सा कास्ट का बनेगा सर्टिफिकेट? उनके बच्चे का है ना, उनके बच्चे का माता पिता में से दोनों में अगर कोई दलित या आदिवासी या पिछड़ा या अल्पसंख्यक से है, तो उस बच्चे को उनका लाभ मिलेगा कास्ट का, मतलब जाति सर्टिफिकेट उसको बन जाएगा। भले वो पिता का हो, मतलब पिता दलित हो या माँ दलित हो, और वो बच्चे का बनेगा कास्ट। तो यहाँ तो दोनों में से यहाँ फिर तो थोड़ा गड़बड़ होगा ना, माँ अगर दलित नहीं गड़बड़ होगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। जैसे कि माँ अगर दलित है ना, वो अपर कास्ट से शादी करती है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, एक माँ शादी करती है और जिस समाज में वो जाति है अपर कास्ट है, वहाँ उसके साथ निश्चित रूप से भेदभाव होता है, और उस जाति का जो दुष्प्रभाव है, कलंक जो है, वो उसके बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आरक्षण जो मिला है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं, वो सामाजिक दंश, जातीय दंश से जो आप गुजर रहे हैं, उस दंश से बचने के लिए उनको थोड़ा सा रियायत देने के लिए वो उनको संरक्षण दे रहा है। तो अगर आपकी माँ, किसी बच्चे की माँ दलित है, कोर्ट ने ये रोहित वेमुला का जो आप मामला अगर जानते हैं, उसकी माँ दलित थी, उसका पिता अपर कास्ट था, तो दलित होने का लाभ उन रोहित, जो उसका सर्टिफिकेट वो दलित का ही बना था। झारखंड में एक अभी मुद्दा आ रहा है, जो आप सवाल जवाब दिए उस पर कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा, लिस्टिंग का, डीलिस्टिंग। हाँ, तो डीलिस्टिंग में तो फिर वो इफेक्टेड होगा ना, कहा कि उसका कहना है कि माँ अगर अपर कास्ट के साथ चली गई तो वो अपर कास्ट की हो गई, उसको फिर यहाँ का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो चीज़ बताए उसमें अच्छा, और महिला को, पत्नी को नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए ये सारे जो मुद्दा है ना, वो कौन उठा रहा है? सबसे पहले वो लोग उठा रहे हैं जो पहले तो संविधान को मानते नहीं है, कानून को मानते नहीं है। ये लोग मनुस्मृति के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि औरत का जो जाति है वो पति के आधार पर तय होना चाहिए। आप बताइए, जो जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ से आपकी पहचान बनी, आप 20 साल 25 साल जिस पिता के साथ, पहचान के साथ आपने अपनी पहचान बनाई, या पूरा संघर्ष किया, पूरा जीवन आप उस जातीय दंश से गुजरे,
और फिर शादी होते हैं आपको कहा जा रहा है कि आप पति का जाति लीजिए, तो ये कैसे संभव है? तो कहीं ना कहीं आप औरत का जो राइट है ना, उसका जो जड़ है, आप उस जड़ से उसको आप उखाड़ रहे हैं। ये मतलब कितना बड़ा ये अन्याय है कि और पति आज है आपका, कल वो आपके साथ वायलेंस करेगा, शोषण करेगा, फिर आपको छोड़ देगा, फिर उस वक्त आपकी जाति, फिर आप क्या बनाइएगा, आप पति का जाति सर्टिफिकेट बना लीजिएगा और वो आपको छोड़ देगा, आपसे तलाक ले लेगा, फिर आप अगला केस। तो आप तो ये कह रहे हैं कि औरत तो धोबी का कुत्ता हो गई ना, उसका कोई परमानेंट ठिकाना क्यों नहीं है? एक तो आप उसका माँ बाप का घर से उसको आप उखाड़ करके दूसरे अनजान जगह आप बांध दे रहे हैं, फिर उसकी जो पहचान है, पैतृक पहचान है, जन्मजात पहचान है, आप उसकी पहचान भी उसको छीनना चाह रहे हैं। जबकि हमारा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पूरे देश में हिंदू महिलाओं को ये अधिकार दे रहा है 2005 से कि आप अपने पिता की प्रॉपर्टी ले मतलब आपको उस पर बराबर का अधिकार है। तो बराबर का अधिकार है, आप देश के नागरिक हैं, आपको पूरे मौलिक अधिकार आपको कह रहा है कि आप लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो मौलिक अधिकार का हनन है कि एक लड़का अपने पिता का पहचान ले रहा है, पिता से पहचाना जा रहा है, उसकी जाति ले रहा है, उसका प्रॉपर्टी ले रहा है, और आप लड़की को कह रहे हैं कि आप किसी अनजान आदमी का, जिसका कोई गारंटी नहीं है, आप ऐसे इंसान का पहचान लीजिए, जाति लीजिए। तो ये तो सरासर अन्याय है। और ये वैसे ही लोग कह रहे हैं ऐसी बातें जो संविधान को नहीं मानते। लेकिन कानून मंत्री अभी जो इस मुद्दे को उठा, और कानून मंत्री जो है, आप जो बोले उस बात पे एग्री नहीं है। कानून मंत्री का कहना है कि जो लोग झारखंड के कानून नहीं हाँ, केंद्र, वही तो मैं कह रही हूँ, केंद्र में जो सरकार है ना, वो तो कानून को कमजोर करना चाह रही है। उन्होंने ST एक्ट का जो कानून है वो कमजोर किया, महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार वो प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, इधर से उधर से। एक तो आरक्षण को भी वो खत्म करना चाह रहे, एक तो सर आप वैसा बोले तो हमने आपको मेघवाल सरकार जो है उन्होंने इस बात को उठाई और राज्यसभा लोकसभा दोनों सभाओं में मंतव्य लिया वहाँ का। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात छन के आई कि माँ अगर अपर कास्ट में जाती है तो वो जो पिछले बार दलित या आदिवासी में या ट्राइबल में थी उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। समझे? ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। उसके लिए उसको संविधान बदलना पड़ेगा, मनुस्मृति लागू करेंगे तो वो होगा, वरना इस देश का जो मौलिक कानून है, इस मूल भावना जो संविधान की, उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि पति के आधार पर एक औरत को उसका जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाएगा। अच्छा, उन लोगों से फिर हम ये भी सवाल करेंगे ना, कल को उसका पति के साथ तलाक हो जाएगा, फिर वो औरत कहाँ जाएगी? फिर आप उसकी जाति कहाँ से पहचानेंगे, कहाँ से बनाएंगे? सवाल ये होना चाहिए। अच्छा, संदेश क्या रहेगा आज का जो वर्कशॉप हुआ, आज का जो बैठक हुआ, इसमें क्या छन क्या आया और आप अपने क्षेत्र में इसको किस तरह से आगे ले जाएंगे? और देखिए, चूँकि मैं तो मधुपुर विधानसभा से हूँ, तो हमारे जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, कल्याण मंत्री फिजूल हसन जी, जल मंत्री भी हैं साथ में। तो आज का जो ड्राफ्ट बनेगा, कल जाकर के फाइनल जो ज्ञापन देने की बात हो रही है, मैं अपने स्तर से भी अपने माननीय मंत्री जी को दूंगी और उसको ध्यान आकर्षित करूँगी कि इस पर वो सरकार को कहे। परिचय? मेरा नाम रजनी मुर्मू है और मैं तो हमने अभी रजनी मुर्मू जी से बहुत महत्वपूर्ण बातें की और जनता से भी हम सुझाव चाहेंगे कि इस तरह की जो बातें आ रही है ये कितनी ज़रूरी है, मैसेज के माध्यम से बताएं। तो आगे कभी इनसे मिलेंगे तो हम ज़रूर उस विषय पर चर्चा करेंगे।